तो आज हम बात करेंगे फ्रेशर ग्रुप्स के बारे में। दबाव समूह होते हैं, उनके बारे में। दबाव समूह किन्हें कहते हैं, दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है मार्क्सिज्म के ऊपर, सबके वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेशर ग्रुप के बारे में। देखो, दबाव समूह की परिभाषा, जैसे दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए, जब कोई संगठन अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। कोई भी संगठन है, उस संगठन में सदस्य होंगे और उस संगठन में वही सदस्य होंगे जिनके एक जैसे हितों, एक जैसा टारगेट हो, और फिर वो अपने हितों के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करें, सरकार को प्रभावित करें, उनकी बातें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालें। तो जो संगठन है, उन लोगों का, उन सदस्यों का, उस संगठन को हम दबाव समूह कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ओडिगॉड के अनुसार, ओडिगॉड ने क्या कहा दबाव समूह के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन होता है। औपचारिक संगठन होता है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य, स्वार्थ होते हैं। यानी कि जो संगठन होगा, उस सदस्य का, उस संगठन का जो उद्देश्य, स्वार्थ होगा, वो सामान्य होगा, एक जैसा होगा, और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्य को प्रभावित इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा कि अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सके। यानी कि जो संगठन होगा वो अपनी बातें या अपने हितों को रक्षा कराने के लिए, वृद्धि करने के लिए प्रशासनिक कार्यों, नीति निर्माण, इन सब को प्रभावित करेगा, और वही संगठन होगा दबाव समूह। अब बात करते हैं दबाव समूह के लक्षण क्या होते हैं या फिर इनकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले विशेषता, जैसे इनके सीमित उद्देश्य होते हैं। दबाव समूह के अपने उद्देश्य तक ही सीमित होते हैं, फिर बाद में इनको ज़्यादा ये वो नहीं करते हैं, बस इनका उद्देश्य पूर्ण हुआ, खत्म बात। औपचारिक या अनौपचारिक रूप में संगठित होते हैं, जरूरी नहीं है औपचारिक हो, ये अनौपचारिक भी हो सकते हैं। सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्य, देखो ये सीमित होते हैं और एक काफ़ी बड़ी सदस्य होती है। ऐसे नहीं है 2-5 लोग बैठ के संगठन बन गया। जैसे किसानों का है, मजदूरों का है, एक संगठन होता है। तो वो फ्रेशर, जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो अब जैसे किसान आंदोलन एक दबाव समूह है, वो सरकार पर अपनी बातें मनवाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए फ्रेशर डाल रहा है। दूसरा, संवैधानिक और असंवैधानिक संसाधनों का प्रयोग। देखो, ये अपनी बातें मनवाने के लिए जरूरी नहीं है कि संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें, असंवैधानिक आगे बात करेंगे हम। राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका, देखो ये डायरेक्टली तो नहीं जाते, लेकिन इनडायरेक्टली ना राजनीति में भूमिका निभाते हैं। इनका अनिश्चित कार्यकाल होता है, जब तक इनका टारगेट या इनका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक ये अपनी इनकी बातें जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक ये रहेंगे। यानी कि अनिश्चित कार्यकाल, फिक्स नहीं है, सर्वव्यापक प्रकृति। अब बात करते हैं व्यापक ढंग से। आ जाओ, सीमित उद्देश्य, जो पहला लक्षण मैंने बताया था उनमें पहला लक्षण है सीमित उद्देश्य। यानी कि दबाव समूह के जो सीमित उद्देश्य होते हैं, देखो दबाव समूह के एक या कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं तथा अपनी गतिविधियां लक्ष्य तक ही सीमित रहती हैं। दबाव समूह, जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, तो अभी जो किसान आंदोलन एक दबाव समूह, और इनका लक्ष्य सिर्फ सीमित है, और इनकी जब इनकी जो गतिविधियां हैं, जो भी हैं, ये तब तक रहेंगी जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी। जब इनकी बातें मान ली जाएंगी तब ये रुक जाएंगे। यानी कि सीमित उद्देश्य होता है इनका। दूसरा है औपचारिक या अनौपचारिक रूप में संगठित। जो दबाव समूह होते हैं, इनका संगठन औपचारिक, अनौपचारिक, अर्धौपचारिक भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अर्धौपचारिक भी होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की तरह औपचारिक होना आवश्यक नहीं, कंपलसरी नहीं है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का एक राजनीतिक दल जो औपचारिक होता है, उनकी तरह होना कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। देखो क्या होता है, इनका सीमित मतलब फिक्स होता है और काफ़ी बड़ी सदस्यता होती है।
जैसे पूरे भारतवर्ष से किसान आंदोलन करने आ रहे हैं तो एक परस्पर व्यापी सदस्यता हो गई ना। देखो सामान्यतः दबाव समूह का वर्गीय हितों से संबंध होता है, ये बात सही है कि जो दबाव समूह होते हैं उनका वर्गीय, जैसे किसानों का वर्ग है, एक मजदूरों का वर्ग है, ठीक है। तो इन सब का जैसे एक टीचरों का वर्ग है, डॉक्टरों का, पुलिस वालों का, इन वकीलों का, इन सब का अपना अपना वर्ग होता है, इनके अपने अपने हित होते हैं, ठीक है। तो दबाव समूह वर्ग हितों से संबंध होते हैं और स्वाभाविक रूप से इनकी सदस्यता सीमित होती है। देखो कैसे, जैसे किसान आंदोलन में ओनली किसान ही भाग लेंगे, डॉक्टरों के जैसे डॉक्टरों का कुछ संगठन है तो उसमें डॉक्टर ही लेंगे, तो इनकी सदस्यता सीमित होगी लेकिन परस्पर व्यापी होगी, बड़ी होगी। जैसे किसान सीमित है, एक संगठन है, लेकिन पूरे भारत के किसान आ गए उसमें। अब जैसे बात करें INTUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, और जो ये INTUC का संबंध मात्र श्रमिक वर्ग से है, मजदूरों से है। वाणिज्य मंडल के संबंध मात्र व्यापारी वर्ग से है। दबाव समूह के सदस्य परस्पर व्यक्ति भी होती है, सॉरी व्यापी भी होती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो एक किसान होता है, एक मजदूर भी होता है, तो वो एक साथ दो दो संगठन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका सदस्य एक बार में एक ही पार्टी का सदस्य रखता है, जबकि दबाव समूह ऐसा नहीं होता है। जैसे व्यक्तिगत पार्टिसिपेट कहाँ का कर सकते, व्यक्तिगत, उपभोक्ता समूह, मोहल्ला, स्वशिक्षण संज्ञा, श्रमिक संघ सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चौथा पॉइंट है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, कि दबाव समूह अपनी बातें मनाने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो संवैधानिक भी हो, असंवैधानिक भी हो। देखो अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह द्वारा संवैधानिक, असंवैधानिक, उचित, अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये रिश्वत, जैसे मान लो अपनी बात कोई मान नहीं रहा तो रिश्वत भी देंगे, हाँ, सब तरह से अपनी बातें मनवाने का प्रयास करेंगे। हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तोड़ा ताड़ी करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ जो इनको अच्छा लगे कि अपनी बातें अपने हितों की रक्षा कर सकें, उनमें वृद्धि कर सकें। ये कभी ट्रेन चलाएं, कभी बस, हर तरह का साधन प्रयोग करेंगे। और इनका पांचवा पॉइंट है अनिश्चित कार्यकाल। तो जैसे दबाव समूह होते हैं तो क्यों बनते हैं, जब इनका मतलब जो दबाव समूह बनते और समाप्त होते रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार बन गए तो बंद ही नहीं होंगे। जब इनके जो हित हैं वो पूर्ण हो गए थे, खत्म हो जाएंगे। तो दबाव समूह बनते और समाप्त होते हैं किसी एक विशेष हित की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण हित की पूर्ति के साथ इनका समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। जैसे इनका कोई हित, कोई भी, जैसे मान लो किसान आंदोलन है, किसानों की बात मान लें तभी ये कल ही किसान आंदोलन बंद हो जाएगा। तो अपने हितों तक ही सीमित रहते हैं, या आगे नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो क्या इनका कोई सीमित थोड़ी होता है, ये तो अनिश्चित इनका तो मतलब देखो पॉलिटिकल पार्टी हर 5 साल में आएंगी, उनका निश्चित कार्यकाल होता है, जबकि इनका ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कितनी पार्टी आए, कितनी पार्टी जाए, जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी वो संगठन, वो दबाव समूह तब तक रहेगा। दबाव समूह की स्थापना कुछ समय बाद अनुपयोगी समझकर भी भंग किया जा सकता है, बिल्कुल। बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासन में परोक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका ये कैसे निभाते हैं जो दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह राजनीति और प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी दबाव समूह है, कोई भी किसान संगठन है, वो अपने किसी सदस्य को राजनीति में खंदा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते ये लोग। ये डायरेक्टली नहीं भेजते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ भूमिका निभाते हैं ये दबाव समूह। तो दबाव समूह राजनीतिक और प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप में तो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, और ना ही चुनाव में औपचारिक रूप से उम्मीदवार खड़े करते हैं। ये ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना चुनाव में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी दलों द्वारा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। एवं अपने हितों के समर्थक उम्मीदवारों को धनराशि देकर तथा अन्य प्रकार से सहयोग देते हैं। और जो इनके जो हितों के जो समर्थक होते हैं, इनके हितों की रक्षक होते हैं, उनको ये हर तरह से अपना सहयोग देने की कोशिश करते हैं, चाहे वोट हो, धन हो, प्रचार प्रसार में, कैसे भी करके दबाव समूह अपनी पूरी सहायता देता है अपने सहयोगियों को। वे विधायक नहीं बनना चाहते, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वे विधायक वगैरह पॉलिटिकल में आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी विधायकों के मत को वो प्रभावित करते हैं तथा शासन से बाहर रहकर राजनीतिक निर्णय और प्रशासन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर जौहरी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि दबाव समूह राजनीति के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं।
अब बात करते हैं सर्वव्यापक प्रकृति। जैसे देखो सर्व यानी कि सभी जगह, व्यापक यानी कि बड़ी। देखो दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। दबाव समूह तो कहीं पर देख लो, हर जगह मिल जाएगा। हमारे घर में भी दबाव समूह है। हम खुद भी अपने मम्मी पापा पर दबाव डालते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। यानी कि दबाव समूह सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो कोई सी राजनीतिक व्यवस्था हो। ठीक है, इंडिया में देख लो, अमेरिका में देख लो, ब्रिटेन में, कहीं पर भी देख लो, सब जगह दबाव समूह हैं, मिलेंगे। तो दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी, स्वेच्छाचारी, साम्यवादी, सभी देखो, सब चाहे कोई सी हो, चाहे लोकतंत्र हो, सर्वाधिकारवादी हो, स्वेच्छाचारी हो, हाँ साम्यवादी हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब जगह दबाव समूह पाए जाते हैं। हालांकि बात है जैसे डेमोक्रेसी, मान लो यहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, तो यहाँ से दबाव समूह थोड़ा अच्छे से व्यापक ढंग से अपना कार्य कर पाएंगे, अच्छे ढंग से अपनी बातों को मान पाएंगे। और कहीं पर जैसे मान लो तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पर दबाव समूह ऐसे नहीं है कि बिल्कुल लोकतंत्र की तरह खुल्लम खुल्ला अपनी बातें मनाने के लिए दबाव डाल रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी होते हैं दबाव समूह। ऐसा नहीं है डिक्टेटरशिप है वहाँ पर दबाव समूह नहीं है। हर जगह हर व्यवस्था में हमें दबाव समूह मिले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में दबाव समूह की गतिविधियां बहुत सीमित होती हैं तथा सामान्यतः गुप्त रूप में संपादित होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी होंगे, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, सर्वाधिकारवादी, सब जगह दबाव समूह पाए जाएंगे और वो गुप्त रूप से होंगे, सीमित होंगे, लेकिन होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह खुले रूप में कार्य करते हैं तथा उनकी गतिविधियों का क्षेत्र बहुत व्यापक। जैसे अपने इंडिया में लोग जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, खुला चल रहा है, बिल्कुल बहुत व्यापक है। ऐसा नहीं है लुका छुपी से थोड़ी ना चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बातें मनाने का, अपनी बातें रखने का अधिकार है। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर फिर भी होते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में संबंध और अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, एक बात तो संगठन का अंतर होता है। जैसे राजनीतिक दल का संगठन आवश्यक है, क्योंकि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी देश, जैसे लोकतांत्रिक देश है, उसमें मान लो हमें एक देश की सत्ता को चलाना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, तो हमें एक राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जैसे राज्य होता है, अमूर्त रूप है, उसको मूर्त रूप कौन देता है? सरकार। सरकार के लिए क्या चाहिए? हमें राजनीतिक दल चाहिए, यानी कि राजनीतिक दल आवश्यक है। किंतु दबाव समूह होने चाहिए, लेकिन कंपलसरी ऐसा नहीं है। और ये संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आकार एवं सदस्य का अंतर। संगठन का तो हो गया, अब बात करते हैं कि इनकी सदस्य संख्या, आकार कितना क्या होता है। जैसे राजनीतिक दल आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल आकार में बड़े होते हैं और इनकी सदस्य संख्या तथा समर्थक भी बहुत होते हैं। जैसे मान लो आज बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, इन सब की फैन फॉलोइंग कितनी है? काफ़ी है। हर देश में कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का है, तो इनका जो समर्थक है, इनकी सदस्य संख्या है, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। और इसके विपरीत बात करें, जैसे दबाव समूह है, मान लो किसानों का, मान लो श्रमिकों का, मान लो डॉक्टर्स का, मान लो, तो एक वर्ग विशेष की तो संबंधित होने का इनका ना आकार और सदस्य संख्या छोटी होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोनों में सदस्यता का बड़ा अंतर यह है कि राजनीतिक दल में एक व्यक्ति एक बार में एक ही दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, लेकिन दबाव समूह के सदस्य अन्य समूह की भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मैंने बताया कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी में क्या है ना, एक व्यक्ति एक बार में एक ही दल में रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो कांग्रेस में भी है और उसी टाइम वो भाजपा में भी। कहने का मतलब एक आदमी एक साथ एक ही समय पर दो नाव में सवारी नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट तो ये है, जबकि दबाव समूह में ऐसा है, एक साथ आप दो दो नाव में सवारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं साधन और संबंधी अंतर। साधन संबंधी अंतर भाई, ये अपनी बातें मनाने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं जो राजनीतिक दल और दबाव समूह। जो राजनीतिक दलों में से देखो, राजनीतिक दल क्या चाहता है कि जनता के बीच में मेरी छवि बनी रहे, जनता अगले साल मुझे फिर से सत्ता में लाए, इसलिए मैं अच्छे अच्छे काम करूं, इसलिए वो अच्छे अच्छे काम करेगी भी, ताकि जनता उनको अगले साल वोट दे, वो सत्ता में आए। जो राजनीतिक दल से यह अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाए। वे अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रमिक, युवक, नारी, दलितों आदि सभी वर्गों के संगठनों में रुचि लेगी, बिल्कुल लेगी। जबकि दबाव समूह के द्वारा आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लो संवैधानिक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं कानून कायदे से, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, तो असंवैधानिक ढंग से अपनी बात रखेंगे। फिर भी बात उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का, यानी कि साम धाम दंड भेद, ये रिश्वत देने से भी नहीं चूकते अपनी बातें अपने हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, जैसे मान लो प्रचार प्रसार भी करते हैं, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, हिंसक करते हैं, हिंसक आंदोलन भी करते हैं, रिश्वत वगैरह सब तरह के कांड अपनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। उद्देश्य और कार्यक्रम का अंतर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या उद्देश्य होते हैं, दबाव समूह का क्या उद्देश्य होता है, उनके क्या अंतर होते हैं उनमें, तो इन सब का बात करेंगे अब इस चौथे पॉइंट में। जो राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्र की सभी समस्याओं और प्रश्नों से रहता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आज बीजेपी अपने सत्तारूढ़ दल है, तो उसकी समस्या अब वो जैसे वो पूरे राष्ट्र की समस्याओं उन सब पे गौर करेगी, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करेगी, तो इनका बहुत बड़ा काम होगा, पूरे देश को संभालेंगे कहने का मतलब। किंतु दबाव समूह एक विशेष रूप से दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब भाई विशेष वर्ग के हितों, अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उनके द्वारा से वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित। अब जैसे किसानों का सिर्फ अपने किसान आंदोलन या किसान जो विधेयक पारित हुआ उसी पे उनका वो है पूरा, उसी पर पूरा ध्यान है। जबकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी राजनीतिक दल होता है जो सरकार होती है, सत्तारूढ़ होता है, उसका तो सभी, कोई भी आपदा आ गई उस पर भी रहेगा, कौन सा देश से कैसा रिश्ता रखना है, किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है, कौन सी देश की विदेश यात्रा करनी है, कहाँ पर कौन सी ट्रेन लॉन्च करनी है, सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बेचारी करती हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का उद्देश्य कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है, इनका व्यापक होता है। जबकि राजनीतिक दल वो दबाव समूह अपने हितों तक ही सीमित होते हैं। अब बात करते हैं शासन सत्ता के संबंध में क्या अंतर है। ठीक है, जो राजनीतिक दल का सर्वप्रमुख और घोषित उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। मतलब कोई भी दल हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई भी दल हो, उनका एक ही टारगेट होता है कि मैं कैसे भी करके सत्ता में आऊं, कैसे भी करके मुझे बहुमत प्राप्त करके, कैसे भी नहीं मतलब ऐसे तो नहीं, कैसे भी मतलब संवैधानिक ढंग से, ऐसे तो थोड़ी किसी का मर्डर करके आ जाएंगे, संवैधानिक ढंग से कैसे भी मतलब मैं सत्ता में आऊं। वे चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्हें जिताने की पूरी कोशिश करते हैं, सत्ता प्राप्त करके वो सार्वजनिक नीतियों को खुद निर्धारित एवं क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता सत्ता में, लेकिन सांसदों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर दबाव डालकर अपनी सार्वजनिक नीति और शासन को करने का प्रयास करते हैं। देखो ये खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन दबाव डाल के अपनी बातें मनवाते हैं, अपने तो प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, अधिकारियों को, सबको, कर्मचारियों पर सब पे दबाव डालते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दबाव समूह औपचारिक रूप से शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, यही फिराक में रहते हैं। अब बात करते हैं दबाव समूह का वर्गीकरण कि दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा पहला देखो लक्ष्य के आधार पर। अब दबाव समूह का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, तो अनेक आधारों पर हुआ है। सबसे पहले लक्ष्य के आधार पर, जैसे कुछ दबाव समूह होते हैं उनके लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं। जैसे सबसे छोटा लक्ष्य मैं मेरा बता दूं, मान लो मैं मेरे पापा पे दबाव डालूं कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मेरे को दिला देंगे, तो मेरा लक्ष्य छोटा सा हुआ, एक दिन में ख़त्म। मेरा दबाव समूह, मेरी मांगे एक दिन में ख़त्म, मेरा लक्ष्य सीमित था, छोटा सा था, तो मैं जल्दी ख़त्म हो जाऊंगा। किसानों का मान लो कोई बड़ा उद्देश्य, किसी का बड़ा लक्ष्य है, तो लंबे समय तक चलता रहेगा, तो लक्ष्य के आधार पर होगी। अब बात करते हैं संगठन के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं। कुछ संगठन के आधार पर होते हैं, किनका संगठन मान लो किसानों का है, कोई कहने का मतलब कोई कुछ लोग तो जैसे कुछ तो
आपसी मतलब एक तो खुद के लिए ही, तो जैसे मान लो बहुत से होते हैं ना कुछ संगठन, जैसे गौ सेवा संगठन होता है, कोई पर्यावरण बचाओ संगठन होता है। हम्म तो जो सार्वजनिक हित में भी तो होते हैं कुछ संगठन, और कुछ जैसे किसान अपने हितों के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग समाज से अलग सोचते हैं, वो चाहते हैं कि समाज का विकास हो, समाज में गौ रक्षा का विकास रक्षा हो, समाज में पर्यावरण की रक्षा हो। तो वो सब, तो कुछ लोग तो लोगों की भलाई में लगे रहते हैं, कुछ लोग अब तीसरा है जो अस्तित्व के आधार पर कैसे दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया। अब ये कह रहे हैं कि कैसे अस्तित्व में हो आप लोग। कुछ संगठन अस्तित्व के आधार पर, कुछों का तो लघु अस्तित्व, कोई। अब चौथा है कार्य क्षेत्र के आधार पर, किसी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, किसी का कार्य क्षेत्र क्या होता है। जैसे अब आरएसएस की बात करें, एक लोक कल्याण में जनहित में कुछ कार्य करता है, तो किसी का तो अपना कार्यकाल कार्य क्षेत्र छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। आरएसएस आज़ादी से लेके अब तक मान लो काफ़ी लंबे समय से अब तक चला आ रहा है। किसी का कार्य क्षेत्र छोटा सा होता है, किसी का व्यापक होता है। तो इनको इनके आधार पर, लक्ष्यों के आधार पर, संगठन के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर और कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं आगे नए वीडियो में। लव यू ऑल।